नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लास आपकी शुरू हो गई, तो जल्द से आप लोग ज्वाइन हो जाएं। और ये जो क्लास है यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं और प्लीज इस क्लास को आप लोग शेयर भी कर दें ताकि अन्य लोग भी इसको जुड़ जाएं। आपको सूचना दे दें कि हमारे यहाँ यूपीपीसीएस प्री 2022 का क्रैश कोर्स शुरू हो गया है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस उपलब्ध कराई जा रहे हैं। जीएस के सारे क्वेश्चन आपको तैयार कराए जा रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, और आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट, यूपी स्पेशल सारी चीजें आपको प्रदान की जाएगी। तो आप लोग जो है कि जल्द से उसमें ज्वाइन कर दें। मिनिमम फीस पर आपको ये दिया गया है, और जो लोग भी जीएस का संपूर्ण कोर्स करना चाहते हैं कम पैसे में, वो भी इसका फायदा ले सकते हैं कि भविष्य में अगर कोई भी एग्जाम्स देना चाहते हैं तो वो जीएस अगर उनको पढ़ना है तो एक कम पैसे में उनको ये चीजें तैयार हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपको सूचना दे दे कि हमारे यहाँ संस्थान में ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो गई है। सैकड़ों आईएएस पीसीएस देने वाली यह संस्थान वर्षों से इलाहाबाद में काबिज हुई है और सैकड़ों आईएएस पीसीएस दी हुई है। तो कोविड के बाद अब बैचेस पुनः स्टार्ट हो चुके हैं और बेहतर ढंग से चल रहे हैं। तो आप लोग आकर के उसमें अपने एडमिशन लेकर के अपने लक्ष्य को सार्थक कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अब आज की जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा ले कार्बूसियर एडिक्ट किस भारतीय शहर से संबंधित है? ले कार्बूसियर एडिक्ट किस भारतीय शहर से संबंधित है? क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे मेघालय, बी है दमन एवं दीव, और सी है चंडीगढ़, और डी है दिल्ली। तो आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने हाल ही में जो है चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स का जो विधान सभा भवन है में 3 प्रतिमाएं स्थापित करने का संकल्प लिया है। तो पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ का जो विधानसभा, जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स का विधानसभा भवन, उसमें 3 प्रतिमाएं स्थापित करने का संकल्प लिया, जिससे यहाँ के शहर के जो हेरिटेज एक्सपर्ट हैं उन्होंने लोगों ने इसका विरोध किया। तो चंडीगढ़ के अगर एडिक्ट की बात की जाए तो चंडीगढ़ का एडिक्ट जो है चंडीगढ़ के योजनाकार ले कार्बूसियर द्वारा निर्धारित एक नया नियम पुस्तिका है। तो एक नियम पुस्तिका है ये, और यह एडिक्ट मूर्तियों के अलावा भी आप देखेंगे सूखना झील में शोर और व्यावसायिक संरचनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का भी उल्लेख करता है। तो आपको दिखेगा कि ले कार्बूसियर एडिक्ट जो है किस भारतीय शहर से संबंधित है। ये क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो ये चंडीगढ़ से, क्योंकि चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स विधानसभा भवन में 3 प्रतिमाएं स्थापित करने का पंजाब सरकार ने निर्णय लिया, और जिसका वहां के हेरिटेज एक्सपर्ट ने क्या किया, विरोध किया। ये आपको ध्यान रखना है। और चंडीगढ़ का जो एडिक्ट है, इसको चंडीगढ़ के योजनाकार ले कार्बूसियर द्वारा इसको निर्धारित एक नियम पुस्तिका है किया गया था, जिस कारण इसका नाम आपको ये दिखाई देगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी चंडीगढ़। देखते हैं इसके बारे में। देखिए, पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स के विधानसभा भवन में 3 प्रतिमाएं स्थापित करने का संकल्प लिया, और चंडीगढ़ का एडिक्ट चंडीगढ़ के योजनाकार ले कार्बूसियर द्वारा निर्धारित एक नियम पुस्तिका है, और यह एडिक्ट मूर्तियों, सूखना झील में शोर और व्यावसायिक संरचनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का उल्लेख किया। और याद रखना, वहां के जो हेरिटेज एक्सपर्ट हैं, इन लोगों ने ये जो 3 प्रतिमाएं स्थापित किया जाएगा इसका विरोध कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना, जिस कारण ये चर्चा का विषय बना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 2nd नंबर क्वेश्चन है। 2nd नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? ध्यान रखना, इसमें ध्यान से आपको क्वेश्चन पूछना है, देखना है आपको। जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन है 2020, 2021, 2022 और 2015। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभी हाल ही में 3रा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया, और नई दिल्ली में जो है जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 की शुरुआत की, तो जिससे ये चर्चा में रह गया। तो ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार तो प्रदान किया ही, साथ में आप देखेंगे जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ये जो है इसकी शुरुआत भी 2022 में
की गई। तो ये तीसरा चूंकि है अभी आपको दिख रहा है। अब अगर आपसे बात करें कि भारत सरकार, तो भारत सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया था। तो जल शक्ति अभियान 2019 में भारत सरकार ने शुरू किया था। अब उसी साल 2019 में ही जल जीवन मिशन भी शुरू किया था भारत सरकार ने। फिर 22 मार्च 2021 को 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रैन अभियान शुरू किया गया था, ताकि इससे जो है कि नागरिकों से पानी के संरक्षण का आग्रह किया जा सके। नागरिकों से आग्रह किया जा रहा था कि आप जो है कि पानी का संरक्षण करें, इसलिए उसको किया जा रहा था। तो इसका जो जल शक्ति अभियान कैच द रैन है, इसका पहली बार जो शुरुआत हो रहा है वो 22 मार्च 2021 में हो रहा है। कब हो रहा है? 22 मार्च 2021 में। अब जो इसका हुआ है इस बार, ये जो है कि 2022 में हो रहा है। तो पहला तो इसका शुरू हुआ था 2021 में, ध्यान रखना है, विश्व जल दिवस पर के अवसर पर इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी 2021। तो इसका सही उत्तर 2021। अभी जो शुरुआत किया गया है 2022 में, ये पहला नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी व्याख्या आप थोड़ा सा देख लीजिए, जिसका सही उत्तर आपको बी दिखाई देगा। देखिए, जल शक्ति अभियान, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया और नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रैन अभियान 2022 की शुरुआत की। भारत सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया और उसी साल जल जीवन मिशन भी शुरू किया, और 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रैन अभियान शुरू किया था। तो पहली बार इसको शुरू किया गया था 2021 में, ये ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि उस पोर्टल का नाम क्या है जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं। ध्यान से पढ़िएगा एक बार पुनः, कि उस पोर्टल का नाम क्या है जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं। ऑप्शंस हैं पासपोर्ट इंडिया पोर्टल, बी है डीबीटी भारत पोर्टल, सी है मदद पोर्टल और ई है ई सनद पोर्टल। तो आपको बता दें कि डीबीटी भारत पोर्टल पर 53 मंत्रालयों की 313 केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को शामिल किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि 53 मंत्रालयों, इसमें 53 मंत्रालयों की 313 केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल की गई डीबीटी भारत पोर्टल पर। तो डीबीटी भारत पोर्टल पर जो है आपको पता चला कि 53 मंत्रालयों के 313 जो है केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल की गई, और लाभार्थियों को अब कहा जा रहा है कि उनके बैंक खातों के माध्यम से जो है, बैंक खातों के माध्यम से सब्सिडी के हस्तांतरण के माध्यम भी, और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जिसको डीबीटी बोलते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको बोलते हैं, कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसमें आपको दिखाई देगा सही उत्तर को उस पोर्टल का नाम क्या है जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल की गई। तो उसका सही उत्तर जो होगा आपको बी दिख रहा है, डीबीटी भारत पोर्टल। अब अगर हम बात करें कि सीधे माध्यम से जो डीबीटी के माध्यम से होता था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसमें आप देखेंगे कि 2020-21 में 98 करोड़ लाभार्थी नगद और 81.9 करोड़ लाभार्थी अन्य इसमें आपको दिखाई देंगे। इसका जो आपको सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए आप, डीबीटी भारत पोर्टल पर 53 मंत्रालयों की 313 केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को शामिल किया गया है। लाभार्थियों को उनके बैंक खातों के माध्यम से सब्सिडी के हस्तांतरण के माध्यम में भी पारदर्शिता लाने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम शुरू किया गया, यानी डायरेक्ट बेनिफिट से ट्रांसफर इसमें शुरू किया गया है। तो इस तरह से उसका सही उत्तर आपको दिखेगा डीबीटी भारत पोर्टल। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि यूपीआई लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है। यूपीआई लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है पूछ रहा है। ऑप्शन है 300 रुपए, बी है 400 रुपए और सी है 200 रुपए और डी है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए। तो आपको बताएं कि अभी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यानी एनपीसीआई ने यूपीआई लाइट लॉन्च करने जा रहा है। तो आप देखेंगे कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई जो है,
एनपीसीआई जो है ये यूपीआई लाइट लॉन्च करने जा रहा है और जो ऑफलाइन आप देखेंगे मोड में छोटे मूल्य के लेन देन को सक्षम बनाएगा। अब यूपीआई लाइट जो भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा है वो 200 रुपए रखी जाएगी। कितनी रखी जाएगी? 200 रुपए रखी जाएगी। अब ऑनलाइन डिवाइस जो है ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए यूपीआई लाइट बैलेंस की जो कुल सीमा होगी अगर देखा जाए तो किसी भी समय वो 2000 रुपए होगी। कुल सीमा 2000, लेकिन आपको अधिकतम सीमा ये पूछ रहा है तो ये 200 रुपए होगी। ये ध्यान रखना है। ये कौन लॉन्च करने जा रहा था? एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको लॉन्च करने जा रहा है यूपीआई लाइट को। और इसकी ऊपरी सीमा कितनी रखी गई? 200 रुपए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है सी, यानी 200 रुपए। देखिए इसके बारे में, तो यूपीआई आपको दिख रहा है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई यूपीआई लाइट लॉन्च करने जा रहा है। इसमें आप देखेंगे और यूपीआई लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा जो है वो 2000 रुपए होगी। और ऑनलाइन डिवाइस जो ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए यूपीआई लाइट बैलेंस है कि कुल सीमा किसी भी समय 2000 रुपए की होगी, आपको दिख रहा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी संस्था आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी करती है? ध्यान से देखिएगा, कौन सी संस्था आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीरियोडिक ऑफ लेबर फोर्स सर्वे यानी पीएलएफएस जारी करती है? ये पूछ रहा। ए है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, बी है नीति आयोग, सी है आर्थिक सलाहकार कार्यालय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें इसकी जो है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की, तो हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जो है इसके द्वारा नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया गया। तो किसके द्वारा जारी किया गया? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इसको जारी किया गया। अब अगर पूछा जाए कि ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो ध्यान रखिएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत ये विभाग आता है, ये कार्यालय आता है। तो किस मंत्रालय के तहत आता है ये भी आपको ध्यान रखना होगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत कौन सा कार्यालय आता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण हाल ही में जारी किया है। अब ये जो सर्वेक्षण जारी किया गया, इस अपडेट के अनुसार आप देखेंगे भारत की शहरी जो बेरोजगारी है 2021 की अप्रैल जून तिमाही में बढ़ करके 12% जो है 12.6% हो गई है। और जबकि जनवरी और मार्च तिमाही में यह 9.3% थी, यानी 9.3% थी। तो पहले तो ये 2021 के जनवरी और मार्च तिमाही में 9.3% थी, लेकिन देखेंगे उस 2021 के जो है तिमाही में अप्रैल जून की तिमाही में ये बढ़ करके 12.6% हो गई है। तो ये देख रहे हैं बढ़ोतरी दिख रही है। तो ये ऐसा रिपोर्ट जारी करता है, हालांकि ये रिपोर्ट 2021 की है, आपको ये ध्यान रखना है। और ये कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इसको जारी किया गया। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो है कि व्याख्या आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ द्वारा नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस जारी किया गया है। और पीएलएफएस अपडेट के अनुसार भारत की शहरी बेरोजगारी दर 2021 की जो अप्रैल जून तिमाही थी में बढ़कर के 12.6%, जबकि जनवरी मार्च तिमाही में यह 9.3% थी। ये आपको ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022, भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन है मेघालय, बी है दमन एवं दीव, सी है चंडीगढ़ और डी है नई दिल्ली। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी जो समकक्ष हैं फूमियो किशिदा, उनके जापानी समकक्ष कौन है? फूमियो किशिदा ने भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान नई दिल्ली में बातचीत की। ये नई दिल्ली में बातचीत इसका किया गया। और इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा किया है कि जापान अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन, भारत के क्षेत्र में अगले 5 साल में जापान जो है 5 ट्रिलियन येन या 3.2 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ऐसा प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है।
उनके जापानी समकक्ष का और उनके बीच जो बातचीत हुई थी उसके बाद ये घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। कितने 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में जापान जो है भारत में 5 ट्रिलियन येन का जो है निवेश करने जा रहा है। और जापानी सरकार के प्रमुख के रूप में आप देखेंगे कि भारत के जो ये प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा की यह पहली भारत यात्रा है। ये आपको पहली भारत यात्रा उनकी दिखेगी फूमियो किशिदा की, ये ध्यान आपको रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली, नई दिल्ली में इनकी बैठक हुई थी। तो जापान भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ये आपको ध्यान रखना। तो देखते हैं इसकी व्याख्या आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा ने भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान नई दिल्ली में बातचीत की। भारतीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि जापान अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन या 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा और जापानी सरकार के प्रमुख के रूप में फूमियो किशिदा की यह पहली भारतीय यात्रा थी। आपको ये दिख रही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है किस देश ने रिलेटिविस्टिक क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर यानी RAK विकसित किया है जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट कर सकता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। रिलेटिविस्टिक जो है क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर विकसित किया है जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट कर सकती है। ऑप्शन है हमारे भारत, बी है पाकिस्तान, सी है चीन या डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि चीन ने हाल ही में एक माइक्रोवेव मशीन विकसित किया है जिसका नाम आपको देखा गया रिलेटिविस्टिक क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर यानी RAK बोला जा रहा है, इसको विकसित किया है जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को जाम कर सकता है या नष्ट कर सकती है। इसको चीन ने विकसित किया है। अब यह जो डिवाइस है के बैंड में 5 मेगावाट का वेव बर्स्ट उत्पन्न कर सकती है। तो अब यह जो है जारी जो किया गया, विकसित किया गया, नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है इसका एक हिस्सा रहेगा और निर्देशित ऊर्जा हथियार अगर दुश्मन के उपकरण या कर्मियों को नुकसान पहुंचाने के लिए केंद्रीय विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ये रहेगा। तो इसका सही जो उत्तर होगा किस देश ने विकसित किया इसको, तो ये चीन ने विकसित किया है। देखिए आप, ये आपको दिख रहा होगा उपग्रह। चीन ने माइक्रोवेव मशीन रिलेटिविस्टिक क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर विकसित की है जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को जाम या नष्ट कर सकती है। अब यह डिवाइस के ब्रांड में 5 मेगावाट का वेव बर्स्ट उत्पन्न करता है और निर्देशित ऊर्जा हथियार के बारे में एक आपको जानना है कि उपकरण दुश्मन के उपकरण या कर्मियों को नुकसान पहुंचाने के लिए केंद्रित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये 8वां नंबर कि भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय निकाय में जैविक और विषैले हथियार सम्मेलन की वकालत की है। ध्यान से देखिएगा कि भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय निकाय में जैविक और विषैले हथियार सम्मेलन की वकालत की है। ऑप्शन है रासायनिक हथियार निषेध संगठन, दूसरा है विश्व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और तीसरा है विश्व बैंक या डी है इनमें से कोई नहीं। तो अब बात आपको बता दें कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैविक और विषैले हथियार सम्मेलन की वकालत की है। तो आपको ये दिखेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ऐसा किया गया और भारत ने तो ये जो वकालत किया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किया है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। देखिए इसके बारे में आपको, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैविक और विषैले हथियार सम्मेलन की वकालत की और भारत ने घोषणा की कि वह BTWC यानी जो जैविक और विषैले हथियार सम्मेलन है कन्वेंशन को एक प्रमुख गैर भेदभावपूर्ण निरस्त्रीकरण कन्वेंशन के रूप में अत्यधिक महत्व देता है जो सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी को प्रतिबंधित करता है। तो आपको यह देखना कि किसमें इसने वकालत किया है इसको करने के लिए, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा यूएल पिन किस क्षेत्र से संबंधित एक विशिष्ट पहचान संख्या है। ध्यान रखिएगा यूएल पिन के बारे में पूछ रहा है, किस क्षेत्र से संबंधित एक विशिष्ट पहचान संख्या है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है आधार कार्ड, बी है उद्योग, सी है भूमि संसाधन विकास और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यूएल पिन जो है हाल ही में असम के लिए इसको शुरू किया गया है। यूएल पिन को
यूएल पिन का मतलब है यूनिक लैंड पार्सेल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको बोलते हैं। इसको असम क्षेत्र के लिए लागू किया गया है और भूमि संसाधन विकास के जो है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड जो आधुनिकीकरण कार्यक्रम है इसके तहत इसकी अवधारणा दी गई थी। अब इस पहल के तहत 14 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक भू स्थानिक विशिष्ट पहचान पत्र जारी किया गया, पहचान संख्या जारी किया गया है और इससे राज्य के प्रत्येक भूमि पार्सल के लिए भूमि आधार के रूप में देखा जाता है। अब इसका जो राज्य का उद्देश्य इसको किया गया है मिशन वसुंधरा के तहत जो है भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस के आसपास सभी प्रक्रियाओं को एकीकृत करना है। तो हाल ही में ये असम सरकार के लिए यूएल पिन जारी किया गया। यूएल पिन क्या है? यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो भूमि संसाधन विकास की अवधारणा पर है। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा सी यानी भूमि संसाधन विकास। देखिए इसका तो आपको ये दिख रहा होगा असम के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लॉन्च किया गया है। अब भूमि संसाधन विभाग के डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इसको किया गया है। अब पहल के तहत 14 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक भू स्थानिक विशिष्ट पहचान संख्या जारी किया गया और राज्य के प्रत्येक भूमि पार्सल के लिए भू आधार के रूप में इसको देखा जा रहा है। उद्देश्य क्या है? मिशन वसुंधरा के तहत भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस के आसपास सभी प्रक्रियाओं का एकीकृत करना है इसमें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि किस भारतीय शहर ने जलवायु कार्य योजना यानी क्लाइमेट एक्शन प्लान जारी की और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए 30 वर्षीय रोड मैप निर्धारित किया? किस शहर का पूछ रहा है कि किस शहर ने जलवायु कार्य योजना जारी की और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए 30 वर्षीय रोड मैप निर्धारित किया? मुंबई, दमन एवं दीव, चंडीगढ़ और नई दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर आपको दिखेगा मुंबई। और बात करें इसके बारे में तो हाल ही में मुंबई जलवायु कार्य योजना ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए शहर के लिए 30 साल का एक रोड मैप तैयार किया है। और मुंबई नगर निगम ने विश्व संसाधन संस्थान जो है और भारत और C40 शहरों के नेटवर्क के तकनीकी सहयोग से योजना तैयार किया है। अब इस कार्य योजना ने ग्रीन हाउस गैस के शून्य उत्सर्जन या 2050 के लिए 2050 के लक्ष्य के लिए जो है उद्देश्य से लघु मध्यम और दीर्घकालीन जलवायु लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका जो सही उत्तर होगा किस शहर ने इसको जारी किया तो इसका सही उत्तर होगा ए यानी मुंबई। देखिए आप मुंबई जलवायु कार्य योजना MCAP ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए शहर के लिए 30 साल का रोड मैप तैयार किया है। और मुंबई नगर निगम ने विश्व संसाधन संस्थान भारत और C40 शहरों के नेटवर्क के तकनीकी सहयोग से इसको जो है तैयार किया है। और फिर देखेंगे इस कार्य योजना ने ग्रीन हाउस गैस के शून्य उत्सर्जन या 2050 के लिए लक्ष्य के उद्देश्य से लघु मध्यम और दीर्घकालीन जो है जलवायु लक्ष्य है उसको निर्धारित करेंगे। इस तरह से आज के हमारे 10 क्वेश्चन हैं। आप लोग इसी तरह बने रहें और प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दें। यह क्लास MIQ है यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है, आप इसका फायदा ले सकते हैं। आप प्लीज शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह लगे रहें और आप अपने लक्ष्य को सार्थक करें। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।